सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 3P इंजीनियरिंग विद पंकज। आज के इस वीडियो में हम करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी का रिवीजन और साथ ही साथ उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं और जो PYQs हैं उसको सॉल्व करेंगे, जो कि CUET PG 2025 के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सो स्टार्ट करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी का रिवीजन। देखिए, इसमें मेनली हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। पहले कंसेप्ट को समझ लेंगे, देन उसके बाद हम MCQs और जो PYQs हैं उस पर चलेंगे। सो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा अर्थ स्ट्रक्चर। ओके, अर्थ स्ट्रक्चर और कंपोजिशन। दूसरा जो है हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा रॉक क्लासिफिकेशन। रॉक क्लासिफिकेशन के बाद हम जाएंगे जो प्लेट टेक्टोनिक थियरी है और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी है। ओके, आफ्टर दैट हम जाएंगे जो रॉक क्लासिफिकेशन है उस पर। उसके बाद सॉइल का हम हॉरिजन पढ़ेंगे, सॉइल हॉरिजन, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉरिजन्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसी में हम कवर करेंगे अर्थक्वेक को और जो वोल्केनो है उसको। तो इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे है, इन सब के बारे में देखें, ठीक है। सो इतने सारे टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट हैं, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं हमेशा, उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। सो शुरू करते हैं अर्थ स्ट्रक्चर और कंपोजिशन से। तो इससे पहले शुरू करें, मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि आप एक कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठें। जो भी चीज़ें नई लगे आपको उसको ज़रूर से लिख लें। और मैं आपको इसमें अपने कुछ नोट्स के ग्लिम्स भी दिखाऊंगा कि मैं कैसे प्रिपेयर करता था अपने CUET के लिए। मैं कुछ शॉर्ट्स नोट्स बनाता था, एक पेज पे पूरा वो कर लेता था। मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अर्थ स्ट्रक्चर और कंपोजिशन से। तो वी ऑल आर नो दैट अर्थ इज़ कम्पोज ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट लेयर। बहुत सारे लेयर्स हैं अर्थ में और हर एक की अपनी एक यूनिक जो है प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। अगर हम बात करें एडवर्ड स्वेस के द्वारा, नाम इंपॉर्टेंट है, एडवर्ड स्वेस के द्वारा 3 लेयर्स में बांटा गया है अर्थ को। अपर लेयर जो कि सियाल के नाम से जाना जाता है, सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। ओके, उसके बाद इट हैज़ प्रीडोमिनेंस ऑफ द एसिडिक सब्सटेंस। एसिडिक सब्सटेंस जिसमें सिलिका की मात्रा सबसे अधिक होगी वो एसिडिक सब्सटेंस होगा। देन द डेंसिटी इज द लेयर रेंज फ्रॉम 2.7 टू 2.9। इतना आपको डेंसिटी याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप एक नज़र देख लें इसको। दे कंसिडर इट्स एवरेज डेप्थ 50 से 300 किलोमीटर तक होता है। अपर लेयर किसके द्वारा, ये एडवर्ड स्वेस के द्वारा अपर लेयर। नेक्स्ट जो है वो है इंटरमीडिएट लेयर। इंटरमीडिएट लेयर की बात करें तो इसको सीमा कहते हैं। सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ये जो है इसकी डेंसिटी का रेंज जो होता है 2.9 से 4.7। आप देखेंगे जैसे जैसे नीचे आएंगे तो डेंसिटी बढ़ती जा रही है, बस आपको इतना पता रखना है। 2.7 से 2.9 इसका था, 2.9 से 4.7 इसका है, नीचे वाले लेयर का। इट्स डेप्थ इज कंसिडर टू बी 1000 से लेके 2900, 1000 टू 2900 किलोमीटर तक। ओके, आफ्टर दैट जो तीसरा लेयर एडवर्ड स्वेस ने बताया वो था इनर मोस्ट लेयर, जिसको नीफे के नाम से जाना जाता है। नीफे मतलब निकिल और फेरस, निकिल और फेरस, फेरस मतलब आयरन, ठीक है। तो इससे बना हुआ है तीसरा लेयर और इसका जो एवरेज डेंसिटी है वो कितना है, 12 है। तो अगर आप तीनों का यानी कि पूरे अर्थ का, ऐसे अर्थ है, इसमें इतने इसने 3 लेयर बना दिया। इसको कह दिया सियाल, इसको कह दिया सीमा और इसको कह दिया नीफे। इन तीनों का एवरेज अगर डेंसिटी देखेंगे वो आता है 5.5, ठीक है। तो आप इसको याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं, सेस्मिक वेव्स के बेसिस पे कैसे हम अर्थ को डिवाइड करते हैं। देन हम इसको भी 3 पार्ट्स में, 3 लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला वैसे ही है क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट सबसे पतला लेयर होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है, थिन होता है और ब्राइटल होता है, ठीक है। कंपोज्ड प्राइमरली ऑफ सिलिकेट मिनरल्स। सिलिकेट मिनरल्स मैंने आपको बताया, जिस तरह एडवर्ड स्वेस ने बताया था कि जो सियाल है उसमें सिलिकेट मिनरल्स ज़्यादा पाए जाते हैं, तो ये भी वही बात बता रहा है कि कंपोज्ड प्राइमरली ऑफ सिलिकेट मिनरल्स, क्वार्ट्ज, फेल्ड्सपार। ओके, डिवाइडेड इनटू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ जानने वाली है, वो ये है कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो लेस डेंस होता है। ये बहुत हेल्प करेगा आपको, याद रखिएगा प्लेट टेक्टोनिक में। ओके, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होता है, लेस डेंस होता है, जबकि ओशनिक क्रस्ट जो होता है वो होता है डेंसर, ज़्यादा डेंसर होता है, ठीक है, भारी होता है इसका मतलब।
ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पतला होगा और ओशनिक क्रस्ट जो है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थीकर मतलब मोटा होगा और ओशनिक क्रस्ट जो है वो पतला होगा। बात करेंगे मेंटल की। सो मेंटल जो है बीनीथ द क्रस्ट, यानी कि क्रस्ट के नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको मेंटल कहेंगे। एक्सटेंडिंग टू अबाउट 2900 किलोमीटर डीप। सो वही चीज़ ये भी बता रहा है कि क्रस्ट के नीचे 2900 किलोमीटर तक की जो गहराई है वहाँ तक जो है मेंटल माना जाता है। जैसे अगर ये है आपका पूरा अर्थ, देन ये है आपका पूरा मेंटल और ये है कोर। सो अगर हम इसका एक टुकड़ा ऐसे काट लें, यहाँ से ऐसे काट लें, ठीक है, तो इसमें 3 हम लेयर बना सकते हैं। ये वाला जो लेयर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्रस्ट, बीच वाला हो जाएगा आपका मेंटल और ये नीचे का हो जाएगा आपका कोर। तो जो मेंटल की ये वाली यहाँ तक की दूरी है वो है आपकी 2900 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है द अपर मेंटल। ओके, मोस्टली सॉलिड रॉक होते हैं यहाँ पे, बट इट बिहेव्स लाइक अ विस्कोस फ्लूइड, मतलब तरल फ्लूइड की तरह ये बिहेव करता है ओवर लॉन्ग टाइम स्केल। नेक्स्ट है कंपोज्ड मेनली ऑफ सिलिकेट मिनरल्स रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम, जिसको हम लोग सीमा कह रहे थे। और इसमें ओलिवाइन और पायरोक्सिन, ये नाम याद रखेंगे आप। कहाँ पे पाए जाते हैं ओलिवाइन और पायरोक्सिन, ये पूछा जाता है, तो ये पाया जाता है मेंटल में। ओके, द अपर मेंटल इज पार्सली मोल्टन, पार्सली मोल्टन है, तरल है, तो उसको हम एस्थेनोस्फीयर भी कहते हैं। अभी एस्थेनोस्फीयर भी एक क्लासिफिकेशन, एस्थेनोस्फीयर और लिथोस्फीयर, बेरिस्फीयर, ये आगे आएगा। एंड द लोअर मेंटल इज सॉलिड एंड एक्सटेंड टू द कोर। ओके, इतना समझ में आया। जो अपर मेंटल है वो क्या है, पार्सली मोल्टेन है, मतलब हल्का सा पिघला हुआ है, तरल है। और जो निचला मेंटल है वो क्या है, सॉलिड है। कहाँ तक, कोर तक। ओके, आगे चलते हैं। कोर, तीसरा जो है कोर है डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, आउटर कोर जिसको लिक्विड में है और इनर कोर जो कि सॉलिड में है। यहाँ पे जो लिक्विड है इसको याद आप रखेंगे, क्योंकि जब आप अर्थक्वेक पढ़ेंगे तो अर्थक्वेक जो एस वेव होती हैं, एस वेव जो होती हैं वो कहाँ जो कोर होता है उसको पार नहीं कर पाती हैं, क्योंकि जो उसका आउटर कोर होता है वो क्या है, आउटर कोर जो है वो लिक्विड है। और एस वेव कभी भी लिक्विड फॉर्म में नहीं चल सकती हैं, ठीक है, लिक्विड में नहीं वो गमन कर सकती हैं, जा नहीं सकती हैं। ओके, सो इसीलिए कोर से वो वहाँ से डाइवर्ट हो जाती हैं और वो अपना शैडो जोन बनाती है नीचे, ठीक है। आगे चलते हैं। कंपोस्ट मेनली ऑफ आयरन निकल, तो वही है कोर जो है आयरन और निकल से बना हुआ है, आउटर कोर। ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को आपने पढ़ा होगा तो पता ही होगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कन्वेक्शनल करंट। अब देखो आउटर कोर में क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड आप देखते हैं नॉर्थ और साउथ का, वो किसकी वजह से है, तो ये आउटर कोर। आउटर कोर की वजह से क्यों है, क्योंकि इसमें आपको आयरन देखने को मिलेगा, ठीक है। कन्वेक्शनल करंट भी उसमें। इनर कोर, कन्वेक्शनल करंट, कन्वेक्शन करंट क्या होता है वो आगे आपको देखने को मिलेगा। इनर कोर क्या है, सॉलिड है और एक्सट्रीमली हॉट है। एक्सट्रीमली हॉट भी है और सॉलिड है। सॉलिड कैसे हो गया, क्योंकि उस पर इतना अधिक प्रेशर पड़ता है, सबसे इनर मोस्ट पार्ट है, सबसे अंदर का जो पार्ट है, इसीलिए उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से एक्सट्रीमली हॉट है, सॉलिड है और अंडर इमेंस प्रेशर, वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ सेस्मिक वेव्स। पहला मैंने पढ़ा एडवर्ड स्पेस और दूसरा सेस्मिक वेव्स के बेसिस पे। तीसरा, अब अगर हम बात करें कंपोजिशन की, तो आप इसमें जब देखेंगे लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर क्या है, 2 टर्म आएगा, लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, और एक और टर्म आता है बेरिस्फीयर। तो लिथोस्फीयर क्या है, ये अपर मोस्ट मेंटल को और क्रस्ट को जब मिला देंगे आप तो ये बनता है क्या, लिथोस्फीयर, फॉर्मिंग द रिजिड आउटर सेल ऑफ द अर्थ। यानी कि ऊपर का जो रिजिड आउटर सेल है अर्थ के, उसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर, जो कि प्लेट्स के फॉर्म में है, ठीक है। आगे आपको प्लेट्स के बारे में पता चलेगा। एस्थेनोस्फीयर क्या है, पार्ट ऑफ द मेंटल बिलो द लिथोस्फीयर, यानी कि लिथोस्फीयर के नीचे का जो पार्ट है, लिथोस्फीयर मतलब क्रस्ट और अपर मोस्ट मेंटल, इसके नीचे का जो पार्ट होता है वो है लिथोस्फीयर, जहाँ पे मटेरियल इज सेमी फ्लूइड, सेमी फ्लूइड मतलब अर्ध तरल, मतलब कहें तो पूरी तरह से तरल भी नहीं है, फ्लूइड भी नहीं है, पूरी तरह से सॉलिड भी नहीं है, बीच का स्टेट है, ठीक है। एंड अलाउज द लिथोस्फीयर टू फ्लोट एंड मूव, जो कि अलाउ करता है कि इसको लिथोस्फीयर को, जो मैंने बोला कि प्लेट्स के फॉर्म में है, उसको फ्लोट करने के लिए और मूव करने के लिए अलाउ करता है, ठीक है। अगला जो है वो है द कोर और इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज फाउंड बिलो द मेंटल टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, दिस लेयर इज कॉल्ड बेरिस्फीयर। तो जो कोर वाला पार्ट है, इनर मोस्ट जो पार्ट है, उसको हम बेरिस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो ये 3 चीज़ें आप याद रखेंगे, लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर और बेरिस्फीयर। आगे चलते हैं।
इसमें दो चीज़ और इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप ये फिगर आप देख सकते हैं इसको। पहले इस फिगर में आप देखेंगे सबसे पहले तो ये जो क्रस्ट है 0 से 100 किलोमीटर थिक है। ओके, इसमें कौन कौन से ओशनिक और कॉन्टिनेंटल दोनों आ जाएगा, दोनों क्रस्ट आ जाएगा। दूसरा जो है यहाँ से और यहाँ तक आप देखेंगे तो ये जो पूरा एरिया है वो है आपका मेंटल का। ऊपरी मेंटल यानी कि अपर पार्ट जो है मेंटल का वो एस्थेनोस्फीयर में आ जाता है, लिथोस्फीयर में आ जाता है। आप देखिए यहाँ पे ये जो एरिया बनाया हुआ है लिथोस्फीयर का, इसमें अपर जो मेंटल है उसको भी ले लिया है, अपर मोस्ट जो सॉलिड मेंटल है उसको। ठीक है, तो क्रस्ट हो गया 0 से 100 किलोमीटर तक, देन मेंटल आ जाएगा आपका 2900 किलोमीटर तक। उसके बाद इनर कोर जो है आपको 6378 किलोमीटर, 6378 किलोमीटर। सो कई बार जो पृथ्वी की त्रिज्या है, रेडियस है, उसको देख लेंगे आप, 6378 किलोमीटर है। ठीक है, सो इधर लिथोस्फीयर की बात करें तो लिथोस्फीयर क्रस्ट और अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल को कहते हैं। उसके बाद ये एस्थेनोस्फीयर जो इसके नीचे वाला भाग है, देन बेरिस्फीयर ये सारा पार्ट। ओके, सो ये आप एक फिगर से इसको समझ सकते हैं। कंटिन्यूटी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीयूईटी के पर्सपेक्टिव से। कंटिन्यूटी जो है वो हर एक लेयर के बीच एक जोन है, एकदम एकाएक अलग नहीं हो गया, एक कंटिन्यूटी बीच में बनाती है। ठीक है, एक कंटिन्यूटी बनाती है, जैसे ये यहाँ पे हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। सो ये सारी कंटिन्यूटीज कहलाती हैं डिसकंटिन्यूटीज। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूटी जो है, वेट अ मिनट, डिसकंटिन्यूटी जो है वो मुख्य रूप से पाँच हैं। सो मैंने जो इसको याद किया था वो एक ट्रिक से याद किया था, क्योंकि इसका जो नाम है वो याद नहीं रहता है, तो मैंने जो याद किया था वो ऐसे याद किया था, कमर गुल। अब कमर गुल से कैसे याद रखेंगे, के फॉर कोनराड, हालांकि यहाँ पे सी है लेकिन आपके दिमाग में आप वो इमेजिन कर सकते हैं। कोनराड डिसकंटिन्यूटी ये किसके बीच बनता है, अपर और लोअर क्रस्ट, यानी कि क्रस्ट में दो पार्ट हो गए, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, उन दोनों के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी है उसको कोनराड कहेंगे। दूसरा जो आता है मोहरविक, मोहरविक जो है वो डिसकंटिन्यूटी है लोअर क्रस्ट का और अपर मेंटल, यानी कि जो नीचे वाला लोअर क्रस्ट है ये वाला, और इसके नीचे ये अपर मेंटल है, ये लोअर क्रस्ट और ये अपर मेंटल। सो इसके बीच जो डिसकंटिन्यूटी बनता है उसको हम कहते हैं मोहरविक डिसकंटिन्यूटी। ओके, अगला है रेपिटी, आर फॉर रेपिटी। ऐसे आप नीचे जा रहे हैं इसमें। ठीक है, सो क्रस्ट, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच को हम कह रहे हैं मोहरविक। तीसरा आता है रेपिटी डिसकंटिन्यूटी, ये कहलाता है अपर और लोअर मेंटल के बीच की डिसकंटिन्यूटी, यानी कि अपर मेंटल और लोअर मेंटल, ये है आपका अपर मेंटल और ये है आपका लोअर मेंटल, यानी कि इसके बीच की ये जो डिसकंटिन्यूटी है वो कहलाएगी आपकी रेपिटी। जो चौथा है वो है गुटेनबर्ग, यानी कि गु से गुटेनबर्ग। ओके, तो गुटेनबर्ग जो डिसकंटिन्यूटी है वो है मेंटल और आउटर कोर के बीच। मेंटल कौन सा है, ये पूरा पार्ट कह सकते हैं मेंटल, और ये पूरा पार्ट कह सकते हैं कोर, लेकिन ये जो आउटर कोर और जो ये लोअर मेंटल है इसके बीच ये जो डिसकंटिन्यूटी है वो कहलाता है गुटेनबर्ग। ओके, उसके बाद लेहमैन डिसकंटिन्यूटी है जो कि आउटर कोर और इनर कोर के बीच होती है, बीच पाई जाती है। तो के फॉर कोनराड, एम फॉर मोहरोविक, आर फॉर रेपिटी, जी फॉर मतलब गु मतलब गुटेनबर्ग, और ल मतलब लेहमैन। ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब अगर आप ऐसे अपने आप बनाएं एक, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, वेट अ मिनट, मैं कलर चेंज करता हूँ। ओके, चलिए, सो अगर हम ऐसे बनाते हैं इसको, तो ये है आपका अपर क्रस्ट। ठीक है, ये है आपका अपर क्रस्ट और ये है आपका लोअर क्रस्ट, ये है आपका अपर मेंटल और ये है आपका लोअर मेंटल। उसके बाद ऐसे ही ये अपर कोर और ये लोअर कोर। ठीक है, तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट इन दोनों के बीच को, इस वाले जो ये जो डिसकंटिन्यूटी है उसको हम कहते हैं कोनराड, मतलब सी फॉर कमर, सी फॉर मतलब क। उसके बाद लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल, इसके बीच जो डिसकंटिन्यूटी है उसको हम कहते हैं मोहरबिक, एम। उसके बाद अपर मेंटल और लोअर मेंटल, इसके बीच जो डिसकंटिन्यूटी है उसको हम कहते हैं
रेपिटी, क्या कहते हैं, रेपिटी। उसके बाद लोअर मेंटल और अपर लोअर मेंटल और अपर कोर, ये वाला डिसकंटिन्यूटी, इसको हम कहेंगे गुटेनबर्ग, ठीक है। और जो कोर के बीच जो डिसकंटिन्यूटी है अपर कोर और लोअर कोर के, उसको हम कह देंगे क्या, लेहमैन। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको बना के देख सकते हैं एक बार, ओके। नेक्स्ट जो चलेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की तरफ। सो अर्थ का एक कंपोजिशन और स्ट्रक्चर आपका हो गया। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की तरफ चलते हैं आप। ये जो है टॉपिक, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिलेटेड है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो कि किसने दिया था, अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था, जो कि एक जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट था, एस्ट्रोनॉमर था, जियोलॉजिस्ट था, फादर ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के नाम से इसको जाना जाता है। 1912 में दिया था, जो कि 1912 में आप देखेंगे। सो 1910 से 14 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, तो उस समय उतनी पॉपुलर नहीं हो पाई थी इसकी थियरी, लेकिन उसके बाद पॉपुलर हुई थी। 1912 में ये इसने दिया था। वेगनर प्रपोज्ड a स्टार्टिंग थियरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। द मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स अक्रॉस द ओशियन बेड इज नोन एज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ये क्या बोल रहा है कि मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट का मूवमेंट हो रहा है अक्रॉस द ओशियन बेड के अक्रॉस, तो उसको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, यानी कि कॉन्टिनेंट का बहाव। दिस ड्रिफ्टिंग टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू कंप्लीट दिस प्रोसेस। जो ये ड्रिफ्टिंग हो रही है, जो बहाव हो रहा है, जो मूव हो रहा है कॉन्टिनेंट, वो मिलियंस ऑफ ईयर्स में होते हैं, मतलब बहुत धीरे धीरे ये मूवमेंट हो रहे हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में ये बताया गया। अकॉर्डिंग टू वेगनर के अनुसार ऑल द कॉन्टिनेंट्स, हर एक कॉन्टिनेंट्स फॉर्म्ड ए सिंगल कॉन्टिनेंटल मास से, विच इज़ कॉल्ड पेंजिया। मतलब एकदम स्टार्टिंग में क्या हुआ था, सारे कॉन्टिनेंट्स एक जगह पे थे, जिसको हम पेंजिया के नाम से जानते हैं, विच मीन्स ऑल अर्थ, पूरी पृथ्वी। दिस सुपर कॉन्टिनेंट वॉज सराउंडेड बाई मेगा ओशन कॉल्ड पैंथालाशा। यानी कि अगर हम बात करें ये आपका, अगर हम इसको अर्थ माने, सो यहाँ पे पूरी, मतलब ये पूरा वर्ल्ड है, ठीक है। यहाँ पे पूरे कॉन्टिनेंट्स थे और इसके अगल बगल क्या था, पैंथालासा ओशियन था, ठीक है, जिसको हम मेगा ओशन कहते हैं। सो सब्सिक्वेंटली लॉरेंसिया एंड गोंडवाना कंटिन्यू टू ब्रेक। उसके बाद लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड में टूट गया, कौन सा, पेंजिया। आफ्टर दैट smaller continents that exist today. Thus Wegener proposed that continents are floating, continents क्या हो रहे हैं, फ्लोट हो रहे हैं, और constantly drifting on the earth surface, और हमेशा जो है वो क्या हो रहे हैं, ड्रिफ्ट हो रहे हैं अर्थ के सरफेस पे। His hypothesis later on become the basis of present day plate tectonic theory। तो इसका जो हाइपोथेसिस था वेगनर का, उसने क्या किया, बेस तैयार किया प्लेट टेक्टोनिक थियरी के लिए, ओके। आप ये फिगर देखिए, इस फिगर में बताया गया है कि ये पूरा अर्थ है, ये पूरा अर्थ है, यानी कि एक जगह ये पूरा क्या है, पेंजिया। अब ये पेंजिया टूटा किस में, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, दो था, लारेंसिया कह सकते हैं अंगारा लैंड को, ठीक है। और उसके बाद ये आज की जिस तरह आपको अर्थ का वो कॉन्टिनेंट्स देखने को मिलता है, वो मॉडर्न वर्ल्ड ये है, ठीक है। ये लॉरेंसिया और गोंडवाना में टूट गया। सो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी ये है। इसके बाद जो आती है वो आती है क्या, प्लेट टेक्टोनिक्स। लेकिन उससे पहले फोर्स क्या था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट फोर्स कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल थे, कौन कौन से फोर्स उसने बताया था वेगनर ने। तो मेनली वेगनर ने दो फोर्स बताए थे। सबसे पहला था ग्रेविटेशनल फोर्स, पोल फ्ली फोर्स और बियोंसी फोर्स, बिकॉज द प्लेनेट इज नॉट परफेक्टली राउंड एंड हैज़ अ बल्ज एट द इक्वेटर। मतलब अर्थ का जो इक्वेटर है वो बल्ज है, इसकी वजह से जो कॉन्टिनेंट थे वो इक्वेटर वर्ड जो है वो ड्रिफ्ट कर रहे थे, मूव कर रहे थे। किसकी वजह से, कंबाइंड एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। क्यों, चूँकि आप देखेंगे तो जो इक्वेटर है वहाँ पे भी जो और पोल फ्लीइंग फोर्स है, उसके साथ साथ बियोंसी फोर्स है, उसकी वजह से इक्वेटर वर्ड जो है वो ड्रिफ्ट हो रहा है। इसमें हम बात करें अगर नॉट पोल फ्लीइंग फोर्स की, तो पोल फ्लीइंग फोर्स इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फ्रॉम द पोल्स टुवर्ड्स द इक्वेटर। तो पोल्स टुवर्ड्स द इक्वेटर से पोल की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, ठीक है। सो द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाज वेस्टवर्ड ड्यू टू टाइडल करेंट्स कॉज्ड बाय द अर्थ रोटेशन। ये आपको समझ में आ गया कि मेनली जो है आपको नाम याद रखने हैं, पोल फ्लीइंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और बियोंसी फोर्स। ये उसने तीन फोर्स बताए। एक चीज़ उसने ये बताई कि जो अमेरिका का वेस्टवर्ड जो
मूवमेंट है। आप अगर प्रेजेंट टाइम में देखेंगे अमेरिका वेस्टवर्ड, इधर आप देखेंगे तो अमेरिका है, उसके बाद इधर अफ्रीका, देन एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो वेस्टवर्ड इसका विस्थापन हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसने बताया था कि ये हो रहा है अर्थ के रोटेशन की वजह से। ठीक है, अर्थ के रोटेशन की वजह से हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाज वेस्टवर्ड ड्यू टू टाइडल करंट्स। टाइडल करंट्स जो सन और मून की वजह से लगते हैं, उसकी वजह से अर्थ रोटेशन और सन टाइडल की वजह से वेस्टवर्ड मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। एविडेंस क्या था उसकी थियरी का? भाई अगर थियरी दे रहा है तो कुछ एविडेंस भी देगा। तो सबसे पहला तो मैचिंग कोस्ट लाइन्स कंटिनेंट्स, जैसे साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका, इन दोनों को मिलाएंगे तो मिल रहे हैं। सिमिलर फॉसिल्स मिल रहे हैं दोनों के जो किनारे हैं वहाँ पे, फाउंड अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स दैट नाउ डिस्टिंक्ट, अब जो टूट गए हैं। जियोलॉजिकल फॉर्मेशन एंड माउंटेन चेन्स अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स दैट अलाइन, जो पहले जुड़े हुए थे, जैसे अपलेशियन माउंटेन्स हो गया, स्कॉटिश आइलैंड्स हो गया। परमो कार्बोनिफेरस ग्लेशिएशन, एक बार क्या हुआ था कि जब ग्लेशिएशन का एज था उस टाइम, मान लो अगर जुड़े हुए हों तो इक्वेटर के आसपास भी ग्लेशिएशन हुआ था। अभी अभी के खोज में जो देखा जाता है, इक्वेटर के आसपास भी ग्लेशिएशन पाया जाता है, बर्फ़ पाए जाते हैं। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे बर्फ़ पाए जाएँ। इसका मतलब कि कभी ना कभी ये पोल के पास रहा होगा, या फिर मतलब एक पास रहे होंगे। ठीक है, सो इसकी वजह से परमो कार्बोनिफेरस ग्लेशिएशन भी एक एविडेंस है। नेक्स्ट है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब इसके बाद आता है आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बाद आता है। जो टर्म प्लेट है वो दिया गया था टूजो विल्सन के द्वारा, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में जो है काम करते थे। प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी वाज फर्स्ट पब्लिश्ड बाय डब्ल्यू जे मॉर्गन। थियरी दिया गया किसके द्वारा? डब्ल्यू जे मॉर्गन द्वारा। और टर्म जो प्लेट था वो दिया था टूजो विल्सन ने। लिथोस्फीयर के जो टुकड़े हैं उसको प्लेट नाम दिया किसने? टूजो विल्सन ने। 1962 में ये थियरी आई थी। सो प्लेट टेक्टोनिक इज अ साइंटिफिक थियरी डिस्क्राइबिंग द लार्ज स्केल मोशन ऑफ 7 प्लेट्स। कैसे प्लेट्स का मूवमेंट हो रहा है, साइंटिफिक थियरी इसको माना जाता है। ठीक है, ये बताता है। सो 7 लार्ज प्लेट्स मानता है और बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल प्लेट्स भी हैं। द मूवमेंट ऑफ लार्जर नंबर्स ऑफ स्मॉलर प्लेट्स ऑन द अर्थ लिथोस्फीयर ओवर द लास्ट 100 मिलियंस ऑफ ईयर्स। अ प्लेट इज ब्रॉड सेगमेंट्स ऑफ द लिथोस्फीयर। अब देखो प्लेट क्या है, यहाँ पे बताया कि प्लेट क्या है, एक ब्रॉड सेगमेंट है लिथोस्फीयर का, जो फ्लोट करता है अंडरलाइंग स्टेनोस्फीयर, जो कि स्टेनोस्फीयर पे फ्लोट करता है, एंड मूव इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर प्लेट्स। ब्रॉडली दे कैन क्लासीफाइड इनटू कॉन्टिनेंटल प्लेट्स एंड ओशिनिक प्लेट्स। ओके, सो अगर इस फिगर में आप देखें तो ये जो ब्लैक से ये तोड़ा गया है, जैसे ये हो गया आपका पैसिफिक प्लेट। ओके, ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका अफ्रीकन प्लेट। इसी तरह ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये जो पूरा है वो है यूरेशियन प्लेट। इस तरह आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये आपका साउथ अमेरिकन प्लेट। ठीक है, इधर आपका छोटा सा इधर साउथ अमेरिका के वेस्ट में नाज़का प्लेट। ठीक है, ये जो नीचे आप देखेंगे वो है अंटार्कटिक प्लेट। ओके, सो ये हैं सारे प्लेट्स जो कि मेनली जो बड़े प्लेट्स हैं। सो नाउ वी टॉक अबाउट द थियरी आर्थर होम्स का कन्वेक्शनल करंट हाइपोथेसिस और सी फ्लोर स्प्रेडिंग, कंसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। हालांकि अगर आपको प्लेट टेक्टोनिक थियरी अच्छे से पढ़नी है तो आपको ये दोनों चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी हैं। सो आर्थर होम्स का कन्वेक्शनल करंट हाइपोथेसिस क्या है? ये बेसिकली ये होता है कि जो अर्थ का जो मेंटल पार्ट है, यानी कि जो नीचे क्रस्ट के नीचे जो ये जो मेंटल वाला पार्ट है, यहाँ पे बहुत सारे रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं वो हैं, जिनका यहाँ पे हीट, जिसकी वजह से यहाँ पे हीट जनरेट हो रहा है। और हीट जनरेट हो रहा है तो कहीं पे हीट बहुत ज़्यादा, कहीं पे थोड़ा कम उससे। तो इसकी वजह से क्या होता है, मॉल्टेन यानी कि जो ये लावा है, मॉल्टेन लावा, उसमें मोशन आ जाता है, मूवमेंट होने लगती है। मूवमेंट की वजह से जो ये मोल्टेन लावा का मूवमेंट हो रहा है, उसकी वजह से उसके ऊपर जो लिथोस्फीयर है, यानी कि जो क्रस्ट वाला पार्ट है, लिथोस्फीयर वाला पार्ट है, वो क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। ठीक है, देन इसी को समझाते हैं आर्थर होम्स अपने कन्वेक्शन करंट हाइपोथेसिस में। ठीक है, दूसरा जो है कंसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग बेसिकली ये होता है कि जो समुद्र के नीचे से लावा ऊपर आ रही है, जहाँ पे भी वीक पाती है, वीक लिथोस्फीयर पाती है, वहाँ से तोड़ के लावा बाहर आने लगता है, और बाहर आने लगता है तो नया क्रस्ट, नया लिथोस्फीयर का निर्माण करता है। ठीक है, दोनों तरफ। तो इसको जो है हम कहते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग, यानी कि समुद्र का क्या हो रहा है, स्प्रेड, समुद्र स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, सो
डाइवर्जेंट प्लेट पे ये होता है ओसनिक ओसनिक, जब दो प्लेटें डाइवर्स करती हैं देन क्या होता है, नया क्रस्ट बनता है। ठीक है, इसी को हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, अगला जो है 3 टाइप्स ऑफ जो मोशन है प्लेट्स के बीच कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहला होता है डाइवर्जेंट, जिसको हम कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन भी कहते हैं। दूसरा होता है कन्वर्जेंट प्लेट, जिसको हम डिस्ट्रक्टिव प्लेट भी कहते हैं। और तीसरा होता है ट्रांसफार्म मूवमेंट। सो तीनों को समझिए क्या होता है। सबसे पहला मान लीजिए ये एक प्लेट है ए और ये एक प्लेट है बी। ठीक है, सो अगर हम बात करें कि ये आपका है बी, तो अगर हम बात करें, अगर मान लो दोनों प्लेट ऐसे चल रही हैं, एक दूसरे के विपरीत जा रही हैं, यानी कि डाइवर्स हो रही हैं, दूर जा रही हैं, देन क्या होगा, यहाँ पे नीचे से लावा आएगा और यहाँ पे लिथोस्फीयर बनाएगा, यहाँ पे क्रस्ट बनाएगा। ठीक है, नया लिथोस्फीयर का निर्माण करेगा। इसीलिए हम इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव या फिर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ठीक है, सो पहला वाला ये हो गया। दूसरे की बात करें, सो यहाँ पे ये एक प्लेट ये, अगर ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं यानी कि कन्वर्ज हो रहे हैं, तो क्या होगा, ये वाला प्लेट इसके अंदर चला जाएगा। कौन सा प्लेट अंदर जाएगा, ये उसके वेट पे, उसके डेंसिटी पे निर्भर करेगा। ठीक है, डिपेंड है। जैसे मान लो अगर इसका डेंसिटी अधिक है, वेट अधिक है, तो ये इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट या डिस्ट्रक्टिव प्लेट। डिस्ट्रक्टिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इतना मान लो ऐसे प्लेट हुआ, मान लो ये एक प्लेट और ये दूसरा वाला प्लेट इसके नीचे आ गया। ठीक है, ये अंदर इसके आ गया, मतलब ये क्या हुआ, यहाँ पे ये डिस्ट्रक्ट हो रहा है, इसीलिए इसको डिस्ट्रक्टिव प्लेट बोल रहे हैं। ठीक है, तीसरे की हम बात करें ट्रांसफॉर्म या कंजर्वेटिव प्लेट। यहाँ पे देखो ये एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, ये इधर की तरफ जा रहा है, ये इधर की तरफ आ रहा है। इसमें क्या होता है, कोई भी किसी भी तरह का ना ही कंस्ट्रक्ट हो रहा है ना ही डिस्ट्रक्ट हो रहा है, मतलब इसमें लिथोस्फीयर का नाइदर क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड है। ठीक है, तो ये होता है ट्रांसफॉर्म। इसको आप इस चार्ट से देख सकते हैं, समझ सकते हैं इसको। टाइप ऑफ मार्जिन, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, ट्रांसफॉर्म। इसमें मोशन की बात करें तो स्प्रेड होगा, कन्वर्जेंट में सबडक्ट होगा। देखो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ये डाइवर्स हो रहा है यानी कि स्प्रेड हो रहा है। क्या बना रहा है, रीज बना रहा है, टोपोग्राफी में रीज बना रहा है ये। ठीक है, वॉल्केनिक एक्टिविटी होंगी ही होंगी। ठीक है, क्योंकि दूर जा रहा है प्लेट, मूवमेंट हो रहा है, तो यस। इसी तरह इफेक्ट क्या पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट कर रहा है। ठीक है, लिथोस्फीयर कंस्ट्रक्ट कर रहा है। कन्वर्जेंट की बात करें तो ये सबडक्ट कर रहा है, ये इधर जा रहा है, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो सबडक्ट हो गया। मान लो ये वाला सबडक्ट हो गया, यानी कि इतना जो लिथोस्फीयर था वो क्या हो गया, डिस्ट्रक्ट हो गया, यानी कि डिस्ट्रक्टिव है। ट्रेंच बना रहा है यहाँ पे, ये इस वाले एरिया में ट्रेंच बनाता है टोपोग्राफी में, और इसमें भी वॉल्केनिक एक्टिविटी तो होंगी ही होंगी। ट्रांसफॉर्म बारे में बात करें तो लेटरल स्लाइडिंग होता है। कंजर्वेटिव लिथोस्फीयर जो है इसमें ना ही बनता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है, ये कंजर्वेटिव है। उसके बाद नो मेजर इफेक्ट, टोपोग्राफी में कोई मेजर इफेक्ट नहीं डालता है, किसी भी तरह का टोपोग्राफी नहीं बनता है। ठीक है, बहुत बनेगा तो एक आध बार कोई भ्रंश घाटी वगैरह बन सकती है। ठीक है, सो वल्कनिक एक्टिविटी की बात करें तो इसमें नहीं हुआ, क्योंकि लावा ऊपर आ ही नहीं रहा है। ठीक है, सो अब आगे चलते हैं रॉक क्लासिफिकेशन पे। तो देखो ये, हालांकि जो प्लेट टेक्टोनिक थियरी है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी है, इतना छोटा टॉपिक तो है नहीं, मैं बस ब्रशअप कर रहा हूँ। हालांकि आपने पहले सारे टॉपिक्स पढ़ चुके होंगे, सो मैं बस इसलिए करा रहा हूँ ताकि मैं जब आपको क्वेश्चन कराऊँ जो 100 MCQs हैं, अगर मैं उसको कराऊँ तो आपको सब कुछ नया नया ना लगे। ठीक है, सो रॉक क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। रॉक क्लासिफिकेशन में मेनली क्या होता है, 3 टाइप्स के रॉक्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस क्या होता है सब जानते हैं, जो अर्थ के अंदर जो लावा है, इग्नियस लावा से जो बनता है वो इग्नियस है। सेडिमेंट्री मतलब जो चट्टान है टूट फूट के जो बनती हैं उसको हम सेडिमेंट कहते हैं। और तीसरा जो मेटामॉर्फिक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर से, टेम्परेचर की वजह से जो बनता है, इन्हीं दोनों पे जब प्रेशर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हावी होते हैं, तो मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। ठीक है, सो ये क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक हो गया। अब इसमें जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन की, ये पूछे जाते हैं कि इंट्रूसिव रॉक कौन कौन से हैं। सो इग्नियस में 2 टाइप्स के रॉक आते हैं, एक आता है इंट्रूसिव और एक आता है एक्सट्रूसिव। जैसे मान लो ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ से लावा निकला, लावा निकलते निकलते यहीं पे जम गया, अंदर ही अर्थ के नीचे ही, तो हम इसको बोलते हैं इंट्रूसिव। लेकिन अगर वही बाहर आके कोई लैंडफॉर्म बना रहा है तो हम उसको कहेंगे एक्सट्रूसिव। ठीक है, सो 2 तरह का रॉक हो गया इग्नियस में, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। तो इंट्रूसिव जो होता है उसमें आता है गैब्रो, डायोराइट,
ग्रेनोडायोराइट और ग्रेनाइट। इसी तरह एक्सट्रूजिव की बात करें तो बेसाल्ट, एंडेसाइट, डेसाइट और रायोलाइट। ये नाम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखने पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। इसी तरह सेडिमेंट की बात करें, सेडिमेंट्री रॉक की बात करें तो इसमें 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है क्लास्टिक, दूसरा होता है बायोलॉजिकल और तीसरा होता है केमिकल। तो इसको मैंने नीचे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया, इसको आप देख सकते हैं। जो सेडिमेंट्री रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म्ड बाय द एक्यूमुलेशन एंड लिथिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट, सेडिमेंट्स के लिथिफिकेशन से और एक्यूमुलेशन से बनता है। टाइप्स की बात करें क्लास्टिक का तो मेड ऑफ रॉक फ्रेगमेंट्स, मतलब जो चट्टान है उसी के फ्रेगमेंट से ही बनेगा ये। जैसे एग्जांपल में आपको कॉन्ग्लोमेरेट, ब्रेशिया, सैंडस्टोन, सिलस्टोन, मडस्टोन, सेल, ये सारे आपके एग्जांपल्स हो जाएंगे क्लास्टिक के। दूसरा है केमिकल, फॉर्म्ड फ्रॉम मिनरल्स प्रेसिपिटेशंस, ठीक है, जैसे लाइमस्टोन हो गया, डोलोस्टोन हो गया, इवेपोराइट्स हो गया, मतलब पानी के मिलने से ये केमिकल वाला सेडिमेंट्री रॉक बनता है, ठीक है बेसिकली। बायोलॉजिकल की बात करें तो फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक रिमेन्स। सेडिमेंट्री में क्या होता है, बहुत सारे जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जैसे कोल हो गया, कर्ट हो गया, सो ये सारी जो बनती हैं वो बायोलॉजिकल रॉक होती हैं, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक होती हैं। इग्नियस रॉक का भी यहाँ पे मैंने कुछ दिया हुआ इंट्रोडक्शन। फॉर्म्ड बाय द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा। टाइप्स की बात करें तो इंट्रूसिव में स्लो कूलिंग इनसाइड द अर्थ। अब देखो इंट्रूसिव यानी कि जिसको हम प्लूटोनिक रॉक भी कहते हैं, वो क्या होता है, स्लो कूलिंग होता है, मतलब पृथ्वी के अंदर एटमॉस्फेयर तो है नहीं, तो एटमॉस्फेयर के संपर्क में नहीं आने की वजह से बहुत ही धीरे वो ठंडा होता है, इसीलिए कोर्स ग्रेन्ड टेक्सचर होता है उसका, बड़े बड़े जो है वो उसमें ग्रेन्ड बनते हैं, ठीक है। जैसे गैब्रो हो गया, डायोराइट हो गया, डायोराइट हो गया, ग्रेनाइट हो गया, तो ये सारी जो है वो इंट्रूसिव और प्लूटोनिक है। एक्सट्रूसिव की बात करें तो रैपिड कूलिंग ऑन द अर्थ सरफेस। एक्सट्रूसिव मतलब बाहर आ गया है, अर्थ सरफेस पे आ गया है, एटमॉस्फेयर से उसका संपर्क है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो जल्दी ठंडा होगा। इसकी वजह से फाइन ग्रेन टेक्सचर बनते हैं इसमें, बहुत छोटे छोटे, और बेसाल्ट, एंडेसाइट, डेसाइट, रायोलाइट, ये सारे एग्जाम्पल्स है एक्सट्रूसिव रॉक के। मेटामॉर्फिक की बात करें तो फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफॉर्म ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स, पहले से जो उपस्थित है उस रॉक से ये बनता है अंडर हीट एंड प्रेशर। ओके, टाइप्स की बात करें तो 2 टाइप्स के हैं, फोलिएटेड और नॉन फोलिएटेड। फोलिएटेड मतलब मिनरल्स जो कि अलाइन होते हैं लेयर और बेंड्स, लेयर के फॉर्म में जो होते हैं, जैसे ऐसे 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 एक एक लेयर उसमें आपको दिखेगा, उसको कहा जाता है फोलिएटेड। जैसे स्लेट हो गया, सिस्ट हो गया, नीस हो गया, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। नॉन फोलिएटेड में क्या होता है, डिस्टिंक्ट लेयरिंग नहीं होगी, यूनिफॉर्म होगा लेकिन लेयरिंग नहीं होगी उसमें, तो हीट और प्रेशर की वजह से जो बनता है वो हो गया नॉन फोलिएटेड। क्वार्ट्जाइट और मार्बल इसके एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। सो ये तीनों टाइप्स के आपने देख लिए रॉक्स, तीनों टाइप्स के रॉक्स, और उसमें जो इग्नियस का इंट्रूसिव रॉक्स है, एक्सट्रूसिव रॉक्स है, सेडिमेंट्री का क्लास्टिक, बायोलॉजिकल, केमिकल, और मेटामॉर्फिक का फोलिएटेड और नॉन फोलिएटेड, इन सबको आपने देख लिया। आगे चलते हैं। सो इसके बाद है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अब देखिए जियोलॉजिकल टाइम स्केल ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि डायनासोर का एज किसको कहा जाता है, एज ऑफ डायनासोर्स, या फिर जो कार्बोनिफेरस एज था वो उसके आगे कौन सा एज आया, ठीक है, तो ऐसे करके पीरियड कौन सा आया, सो ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। केवल CUET PG में ही नहीं, बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल से, तो एक बार आपको जरूर देखना है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। इस फिगर को आप देखिए, इससे आपको हर एक चीज़ आराम से समझ आ जाएगी जियोलॉजिकल टाइम स्केल में। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और आप एक पेन और पेपर लेके बैठिएगा जिसको आप लिखते रहिए। सबसे पहला जो एज था वो था इयोन, ठीक है। इयोन 4 प्रकार के होते हैं, हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक और फेनोरोजोइक, 4 तरह के इयोन हैं। सबसे पुराना हेडियन है जो कि 4.54, आर्कियन 4.0 और प्रोटेरोजोइक 2.5। यहाँ तक आपको कुछ याद ही नहीं रखना है, बस हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक, 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक, आप लिख लेंगे आपको याद हो जाएगा। इसके बाद जो आता है इयोन वो आता है फेनेरोजोइक। फेनेरोजोइक जो है वो फर्दर जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है पेलियोजोइक, एक होता है मेसोजोइक और एक होता है सीनोजोइक। अब देखो पेलियोजोइक, फेनेरोजोइक में सबसे पुराना है पेलियोजोइक, तो पेलियोजोइक में भी सबसे पुराना यानी कि सबसे पहले जो आया वो आया कैम्ब्रियन, यानी कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, अब यहाँ से हो रहा है। एक बार और सुनिए, हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक, उसके बाद आया आपका फेनेरोजोइक,
फेनरोजोइक में सबसे पहला आया आपका पेलियोजोइक, पेलियोजोइक में सबसे पहले आपका आया कैम्ब्रियन। ठीक है, अब कैम्ब्रियन से आया ऑर्डिविशियन, ऑर्डिविशियन से आया सिलूरियन, सिलूरियन से आया डिवोनियन। ठीक है, डिवोनियन से आया आपका पर्मियन। तो इसमें आप याद रख सकते हैं, मैंने जो याद रखा था वो था कॉस डी एस पी, सी ओ एस, कॉस डी सी पी, मतलब सी फॉर कैम्ब्रियन, ओ फॉर ऑर्डिविशियन, एस फॉर सिलूरियन, डी फॉर डिवोनियन, सी फॉर कार्बोनिफेरस और पी फॉर पर्मियन। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला इसमें आपको याद रखने के लिए कॉस डी सी पी ये आप बना सकते हैं एक न्यूमोनिक, इसको याद रखने के लिए। ये है आपका क्या, पेलियोजोइक। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑर्डिविशन के बाद कौन सा पीरियड आया, तो ऑर्डिविशन के बाद आप याद रखेंगे सिलूरियन आया। ऐसे पूछ देगा कि कार्बोनिफेरस के पहले कौन सा युग था, तो इयॉन में फेनेरोजोइक था, जिसको हम प्री कैम्ब्रियन बोलते हैं। ठीक है, समझ रहे हो, कार्बोनिफेरस के पहले क्या बोलेंगे, फेनेरोजोइक था, पेलियोजोइक था। तो इसके पहले जो है कार्बोनिफेरस का, प्री कार्बोनिफेरस में कौन कौन से आएंगे, फेनेरोजोइक आ जाएगा, आर्कियन आ जाएगा, हेडियन आ जाएगा, प्रोटोर। तो इन सारे जो पीछे वाले हैं इसको हम प्री कैम्ब्रियन बोलते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा गूंज दिया हूँ, सो अब फिर से नए से चलते हैं। सो पेलियोजोइक में आपने ये देख लिया 6 तरह के, कार्बोनिफेरस, आर्डोविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन और यहाँ पे कार्बोनिफेरस और पर्मियन। ठीक है, अगला है मेसोजोइक, यानी कि पेलियोजोइक के बाद ये 6 चला, देन इन 6 के बाद आया मेसोजोइक। मेसोजोइक में सबसे पहला जो आया वो आया ट्रियासिक, ट्रियासिक के बाद आया जुरासिक, जुरासिक के बाद आया क्रिटेशियस, क्रिटेशियस के बाद आप सीनोजोइक में आएंगे एरा में। सीनोजोइक एरा में सबसे पहला जो आया वो आया पेलियोजिन, नियोजिन। और देखो अब पेलियोजिन में भी फर्दर आगे जो है इसमें क्या है, क्लासिफिकेशन है जिसको हम इपोज कहते हैं। तो इसमें मेन जो है पेलियोजिन और नियोजिन है। पेलियोजिन में आप देखेंगे पेलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन, इसमें 5 याद रखेंगे। इसको मैंने याद रखा था पीओ एम पी, पीओ मतलब एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैक्सिमम तो पीते ही हैं, सो पीओ एमपी ऐसे मैंने याद रखा था। पेलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन। ठीक है, इसको याद रख सकते हैं सीनोजोइक में, सीनोजोइक में। ठीक है, इतना आप याद रख लेंगे। आफ्टर दैट जो आता है वो आता है पीरियड में क्वार्टनरी। क्वार्टनरी में 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्लिस्टोसिन और एक होता है होलोसिन। तो जो हम लोगों का इस समय का टाइम चल रहा है वो आपका होलोसिन से आगे का चल रहा है। ठीक है, होलोसिन चल रहा है। सो होलोसिन के पहले कौन सा था, प्लिस्टोसिन था। इस तरह से आप एक बार चार्ट अगर लिख लेते हैं कॉपी पे कि सबसे पहले आया आपका हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक, देन फेनेरोजोइक, उसके बाद पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक, आफ्टर दैट कार्बोनिफेरस, ऑर्डिविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, उसके बाद मेसोजोइक में फर्दर क्लासिफिकेशन है ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। तो जितनी बार आप लिखेंगे आपको एक याद हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसके बारे में कुछ जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ पे कुछ समराइज़ किया, उसको आप देखें। जो इयॉन है जो मैंने बताया आपको, हेडियन, आर्कियन, तो ये 4 तरह का होता है। लार्जेस्ट टाइम डिवीज़न है अर्थ हिस्ट्री का, जो कि मेन 4 होते हैं इयॉन। कौन कौन से 4 हैं, यहाँ आपने आपको बताया, हेडियन है, आर्कियन है, प्रोटेरोजोइक है, फेनेरोजोइक है। दूसरा जो है वो फेनेरोजोइक इयॉन मार्क्स द राइज ऑफ कॉम्प्लेक्स लाइफ एंड इज डिवाइडेड इनटू 3 एराज। अब देखो फेनेरोजोइक जो एरा है, इयॉन है, उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 3 एरा में। एरा कौन कौन से हैं, पेलियोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा और ऊपर जो आपका है वो है सीनोजोइक एरा। ठीक है, इतना समझ में आया। फेनेरोजोइक को हमने डिवाइड किया पेलियोजोइक, नियोजोइक, सीनोजोइक में। ठीक है, पेलियोजोइक एरा सॉ द राइज ऑफ अर्ली लाइफ फॉर्म लाइक फिश, लैंड प्लांट्स एंड एम्फीबियंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप पाएंगे कि जो पेलियोजोइक एरा है वहाँ पे लाइफ आपको देखने को मिलेगा, फिश, प्लांट्स, इन सारी चीज़ों को। उसके बाद आता है मेसोजोइक एरा। पेलियोजोइक में आपको मिल गया फिश, प्लांट्स, एम्फीबियंस। मेसोजोइक में क्या होता है, एज ऑफ डायनासोर्स माना जाता है। मेसोजोइक में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, एक आएगा आपका क्रिटेशियस, जुरासिक, ट्रियासिक। सो ट्रियासिक, ट्रियासिक ये वाला, जुरासिक और क्रिटेशियस मेसोजोइक में आ गया। इन तीनों को कहते हैं एज ऑफ डायनासोर्स। इसमें भी जो जुरासिक वाला है उसको मेनली कहते हैं, अगर ऑप्शन में जुरासिक आता है तो जुरासिक आप मारेंगे। ठीक है, सो आगे चलते हैं। सीनोजोइक एरा इज एज ऑफ मैमल्स। जो सीनोजोइक है यानी कि
जिसमें आप देखें पेलियोसीन, ईओसीन, नियोसीन, ये जो सीनोजोइक एरा है इसको हम कहते हैं मेमल्स, लाइफ ऑफ मेमल्स इसमें आए थे। ठीक है, सो एज ऑफ मेमल्स इसको कहते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन इवोल्यूशन, ह्यूमन का भी इवोल्यूशन इसी में हुआ, जिसमें हम लोग मतलब हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर थे। द पर्मियन ट्रियासिक एक्सटिंक्शन वाज द लार्जेस्ट मास एक्सटेंशन इवेंट। ठीक है, डायनासोर फर्स्ट अपीयर ड्यूरिंग द ट्रियासिक पीरियड, ट्रियासिक पीरियड में ही सबसे पहले दिखे, फिर जुरासिक। द क्रिटेशियस पेलियोजीन एक्सटिंक्शन वीप्ड आउट द डायनासोर अराउंड 66 मिलियन ईयर्स एगो। क्रिटेशियस में आते ही, क्रिटेशियस पेलियोजीन में आते ही वो क्या हो गया, विलुप्त हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन अकर्ड अबाउट 541 मिलियंस, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। अब देखो, रैपिड अपीयरेंस ऑफ लाइफ जो है वो कैम्ब्रियन में दिखना शुरू हुआ, मतलब तेजी से जो लाइफ देखने को मिली वो कहाँ से, कैम्ब्रियन से। होलोसिनेपोज जो है वो 11,700 से पहले से है, होलोसिनेपोज, जो कि ह्यूमन सिविलाइजेशन को दिखाता है, जो कि हम लोग होलोसिन से हैं। ठीक है, आर्कियन इयन सा द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ फर्स्ट सिंपल लाइफ फॉर्म्स। आर्कियन, अर्थ एटमोस्फियर वाज मोस्टली वॉल्केनिक गैसेस ड्यूरिंग द हेडियन इयन। हेडियन क्या था, सबसे पहला था हेडियन इयन। द सिलूरियन पीरियड मार्क्ड द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट लैंड एंड प्लांट्स। सिलूरियन को क्या कहा जाता है, फर्स्ट लैंड प्लांट्स जो है सिलूरियन पीरियड में डेवलप हुआ था। क्वाटनरी पीरियड जो था वो राइज ऑफ ह्यूमन एंड आइस एज। ठीक है, प्रोटेरोजोइक लॉन्गेस्ट इयन था। प्रोटेरोजोइक का ही फर्दर क्लासिफिकेशन होता है पेलियोजोइक, सीनोजोइक और मेसोजोइक में, आपने देखा, लास्टिंग अबाउट 2 मिलियन ईयर। द पेलियोजोइक एरा एंडेड विद द पर्मियन ट्रियासिक एक्सटिंक्शन। ठीक है, अर्थ ओशियन बिगेंस, जो अर्थ का ओशियन है, बिगेन फ्रॉम ड्यूरिंग द हेडियन इयन आफ्टर द प्लेनेट कूल, जब प्लेनेट कूल हो गया उसकी वजह से ये बना अर्थ का ओशियन। मेसोजोइक एरा एंडेड विद द मास एक्सटिंक्शन कॉज्ड बाय एस्टेरॉयड इम्पैक्ट। फॉसिल रिकॉर्ड शोज दैट मोस्ट लाइफ फॉर्म्स अपीयर्ड इन द कैम्ब्रियन पीरियड। जो फॉसिल्स का रिकॉर्ड है वो बताता है कि जो मैक्सिमम लाइफ है वो बनता है कब, कैम्ब्रियन पीरियड में। कैसे पता करते हैं, तो कार्बन डेटिंग वगैरह से, इन सारी चीज़ों से पता करते हैं कि कितना पुराना है। सो ये जो था आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल था, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको कई बार बनाएंगे कॉपी पे तो आपको याद हो जाएगा, और याद रखना आपको ज़रूरी है। इसमें जो मेन फैक्ट्स ये सारे मैंने दिए हुए हैं तो इसको आप याद रखेंगे, पढ़ लेंगे इसको। आगे चलते हैं, अर्थक्वेक। सो अर्थक्वेक शेकिंग ऑफ द अर्थ, नॉर्मली आप सबको पता होगा। ऑल नेचुरल अर्थक्वेक जो है वो क्या होते हैं, लिथोस्फीयर पे। सेस्मिक वेव जो होंगे वो स्टडी की जाते हैं लेयर्ड इंटीरियर। अर्थक्वेक इज simply put the shaking of the earth's crust. It's caused due to energy release which triggers wave that travels in the direction. सो बेसिकली भूकंप में क्या होता है, अर्थक्वेक में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है जिसकी वजह से क्या होता है, वेव ट्रिगर्ड होते हैं और शेकिंग होता है। द इमिनेशन ऑफ एनर्जी अकर्स अलोंग अ फॉल्ट। अब देखो कहाँ से निकलेगी एनर्जी, तो कहीं ना कहीं फॉल्ट से निकलेगी, कहीं ना कहीं क्रैक से। अ फॉल्ट इज अ शार्प ब्रेक इन द क्रस्टल रॉक, क्रस्टल रॉक का कोई ना कोई शार्प ब्रेक हो सकता है। रॉक्स अलोंग एट फॉल्ट जनरली मूव ऑन अपोजिंग डायरेक्शन। तो एक बार देख लेते हैं कॉज ऑफ अर्थक्वेक। तो नॉर्मली जो टेक्टोनिक मूवमेंट्स होता है उसकी वजह से आता है, कॉज ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट्स। एनर्जी रिलीज होती है, प्रोड्यूस्ड वेव दैट ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो आती है। सो द कॉज अ रिलीज ऑफ एनर्जी एंड द एनर्जी वेव्स ट्रेवल इन द ऑल डायरेक्शन। ओके, पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड द फोकस ऑफ द अर्थक्वेक। हम लोगों के जो पेपर हुआ था हम लोगों का, उसमें पूछा था, जैसे मान लो यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है, ये पॉइंट है, तो इसको हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। ठीक है, और सबसे पहले यहाँ से एनर्जी जहाँ पे पहुँची वेव के माध्यम से, उस सरफेस पे उसको हम कहेंगे ईपी सेंटर। ठीक है, क्या बोलेंगे, ईपी सेंटर। सो द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड द फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक, और हाइपोसेंटर, इसको फोकस को हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। ठीक है, द पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ विच इज वर्टिकली अबव द फोकस इज कॉल्ड द ईपी सेंटर। इट इज़ द फर्स्ट प्लेस टू एक्सपीरियंस द वेव। ये सबसे पहला स्थान होता है ईपी सेंटर जो कि एक्सपीरियंस करता है वेव्स को। अब तीन टाइप्स के होते हैं जो अर्थक्वेक के वेव्स होते हैं मेनली। एक होता है पी वेव्स, एस वेव्स, और जो लव वेव्स होते हैं एल। ठीक है, सो बॉडी वेव्स, पी वेव्स और एस वेव जो होते हैं बॉडी वेव होते हैं, यानी कि पूरे अर्थ में चलते हैं, अर्थ की पूरी बॉडी में चलते हैं। तो पी वेव क्या होता है, ये इसको प्राइमरी वेव्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फर्स्ट वेव आर टू अराइव एट द सरफेस, सबसे पहला होता है जो कि सरफेस पे आता है।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी वेव्स आर लाइक साउंड वेव्स, ये साउंड वेव्स की तरह होते हैं जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ये ट्रेवल कर सकती हैं ऑल थ्री मीडियम, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी। तो इसीलिए आप देखेंगे जब पी वेव्स का शैडो जोन जब देखेंगे आप, तो केवल 105 से 145 इधर और 105 से 145 इधर, यहीं तक बनता है, ठीक है। और यहाँ तक क्यों बनता है, क्योंकि मीडियम चेंज होने की वजह से जो डायरेक्शन है उसमें कुछ चेंजेज आ जाते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको इसका शैडो जोन दिखाता हूँ। सो दीज वेव्स टेंड्स टू द वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, ठीक है। और इसका जो वेवलेंथ होता है वो छोटा होता है यानी कि जो इसमें ये कम कम ऊपर नीचे होगा। ऊपर नीचे होने का मतलब कम हिलाएगा ये, तो जो अर्थ सरफेस है उस पर डिस्ट्रक्शन कम होगा, ठीक है। कंपन कम करेगा तो इसकी वजह से डिस्ट्रक्शन कम होगा। सो दिस कॉस्ट डेंसिटी डिफरेंस इन द मटेरियल थ्रू विच दे ट्रेवल, ओके। तो मटेरियल डिफरेंस की वजह से जो है ये अपने डायरेक्शंस को भी चेंज करते रहते हैं। दीज वेव्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलोंगेटिंग एंड स्क्वीजिंग मटेरियल, ओके। एस वेव, दूसरा देखते हैं एस वेव क्या होता है। अराइव समटाइम्स आफ्टर द हैपनिंग ऑफ द अर्थक्वेक एंड दे आर कॉल्ड सेकेंडरी वेव्स, दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी वेव्स। सिग्निफिकेंट एस वेव जो होता है वो ट्रेवल ओनली सॉलिड, केवल सॉलिड में चल सकता है, सॉलिड मीडियम में। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो अर्थ का स्ट्रक्चर है वो आउटर कोर क्या है, लिक्विड है। इसकी वजह से एस वेव उससे उसके अंदर नहीं जा पाता, ऑब्जॉर्व कर लेता है वो, ठीक है। सो द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ दिस एस वेव इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, देयर बाई क्रिएट्स एंड ट्रफ इन द मटेरियल ऑफ देयर ट्रांसमिशन। तो इसकी जो वेवलेंथ होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है, यानी कि ये ज़्यादा जो है सिक करेगा, ज़्यादा कंपन करेगा, ज़्यादा हिलेगा, इसकी वजह से थोड़ा डिस्ट्रक्शन होता भी है, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी वेव आपने देख लिया, पी और एस वेव। शैडो जोन की बात करें पी और एस की, तो ये है पी वेव और एस वेव का शैडो जोन। यहाँ से अगर अर्थक्वेक निकल रहा है, सो यहाँ से अगर अर्थक्वेक निकला, वेट अ मिनट, तो ये पी वेव ऐसे जा रहा है पूरा, ठीक है। ये आपका जहाँ पे कोर आया, ये है कोर, आउटर कोर। तो आउटर कोर लिक्विड है, तो स्टेट चेंज हो गया ना, तो स्टेट चेंज होने की वजह से ये क्या होगा, थोड़ा सा अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा ये, ठीक है। डायरेक्शन चेंज करा तो इधर आ नहीं पाया इन दोनों एरिया में, इसकी वजह से ये यहाँ पे आपको देखेंगे तो पी वेव का शैडो जोन बन जाता है 105 से 145 डिग्री तक। इसी तरह 105 145 105 से 145 इधर में, तो ये होता है पी वेव का शैडो जोन। इसी तरह एस वेव की बात करें तो एस वेव कोर तक आते आते क्या होता है, ऑब्जॉर्व हो जाता है। कोर जो है लिक्विड है, इसीलिए अंदर नहीं आ पाता है, सब इधर ये मुड़ जाता है। इसकी वजह से जो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है 105 से लेके 105 तक, इन दोनों का क्या होता है, इसके बीच जो है वो एस वेव का शैडो जोन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा होगा, आप देख सकते हैं, पढ़ लेंगे इसको। आगे चलते हैं। इफेक्ट क्या होता है अर्थक्वेक का, सेकिंग ऑफ ग्राउंड, डिस्पैरिटी ग्राउंड सेटलमेंट्स। कुछ एप्लीकेशन बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया। नेचुरल डिजास्टर लाइक सुनामी आएगा, लैंडस्लाइड, मड स्लाइड्स, एवलांचेस, सॉयल लिक्विफिकेशन होगा, ग्राउंड लर्चिंग एंड डिस्प्लेसमेंट, फ्लड्स एंड फायर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स होगा। ये सारे फैक्ट्स हैं अर्थक्वेक के, ठीक है। हाँ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेजरमेंट्स ऑफ अर्थक्वेक कैसे मापा जाता है। सो ऑल अर्थक्वेक आर डिफरेंट इन देयर इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड। दो चीज़ें हैं, इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड। द इंस्ट्रूमेंट फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेरिएशन इज नोन एज सिस्मोग्राफ, ठीक है। सिस्मोग्राफ से जो है नापा जाता है, इंस्ट्रूमेंट जो कि मेज़र करता है वाइब्रेशन को, कंपन को जो नापता है उसको सिस्मोग्राफ से हम नापते हैं। अब देखो, एक होता है मैग्नीट्यूड स्केल, जो मैग्नीट्यूड को नापता है, रिक्टर स्केल जिसको कहते हैं। ये मेज़र किया जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग क्वेक एक्सप्रेस्ड इन एब्सोल्यूट नंबर 0 to 10। सो जो आप सुनते हो कि 4.3 मैग्नीट्यूड का आया था, 5.2 मैग्नीट्यूड का आया था, 9 मैग्नीट्यूड का आया था, 9.5 हाईएस्ट आया था। सो ये जो आप सुनते हैं वो है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बता रहा है, रिक्टर स्केल बताता है ये। इंटेंसिटी स्केल क्या होता है कि कितना नुकसान हुआ, कितने नुकसान हुआ, उसके लिए हम मर्केली स्केल यूज करते हैं। मेजर द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक, मेजर द विजिबल डैमेज, जो दिख रहा हो डैमेज उसको मेजर करता है ड्यू टू द क्विक। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन द रेंज ऑफ 1 से 10। तो इसमें जो रेंज होता है वो 1 से 10 होता है, इसमें जो रेंज होता है वो 0 से 10 होता है। रीड ऑन द नो, ओके। सो आप ये एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं नॉर्मली, अगर आप चाहते हैं एनसीईआरटी से पढ़ना तो पढ़ सकते हैं, ठीक है।
अब अर्थक्वेक फॉल्ट टाइप्स, इसमें भी बहुत सारे टाइप्स आ जाएंगे, रिवर्स आ जाएगा, नॉर्मल टाइप्स आ जाएगा, नॉर्मल रिवर्स, ठीक है। तो ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं स्ट्राइक स्लिप। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने कहीं ना कहीं पहले सारे टॉपिक्स ये पढ़े होंगे, मैं बस यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूँ। ओके, सो वॉल्केनो की बात करें, वॉल्केनो में भी मैं अभी आपको नोट्स दिखाता हूँ अपने कि मैं कैसे अपना तैयार करता था, कि एक पेज पे मैंने कर लिया। सो आगे देखते हैं वो वॉल्केनो जो है। और वॉल्केनो इज़ अ वेंट और फिसर, सबको पता है वेंट है, फिसर है जो कि अर्थ क्रस्ट से जो है लावा निकलती है, उसके साथ साथ एस निकलते हैं, रॉक्स निकलते हैं, गैसेस इरप्ट, ये सारे इरप्ट होंगे। एक्टिव वॉल्केनो इज़ अ वॉल्केनो दैट हैज़ इरप्टेड इन द रिसेंट पास्ट, मतलब एक्टिव उसको बोलेंगे जो कि रिसेंट में ही निकला हुआ हो उससे लावा, ठीक है। मेंटल कंटेंट्स अ वीकर जोन, मेंटल क्या क्या करता है, वीकर जोन को खोजता है। मेंटल जो है वो भरा हुआ है कहाँ पे, वीकर जोन में, जिसको हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। मैग्मा इज अ मटेरियल प्रेजेंट इन द एस्थेनोस्फीयर, अब मैग्मा कहाँ पे है, सो एस्थेनोस्फीयर में मटेरियल दैट्स फ्लो टू और रीच द ग्राउंड कंप्राइजेज लावा फ्लोज, वॉल्केनिक बम्स, पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, डस्ट, एसेस, गैसेस। सो ये सारी चीज़ें जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो ये सारी चीज़ें निकलती हैं। द गैसेस में भी सल्फर कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड्स होता है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स होता है, ट्रेस अमाउंट्स ऑफ एरोगन होता है, हाइड्रोजन होता है, क्लोरीन। तो ये सारे एलिमेंट्स, सारे जो गैसेस वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है। टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में सील्ड वॉल्केनो होता है, कंपोजिट वॉल्केनो, लावा डोम्स, सिंडर कोन्स। इसमें क्या होगा, लार्ज ब्रॉड स्लोप होगा, मतलब बहुत ऊपर तक नहीं जाएगा, यहीं पे ऐसे आके, और ये लंबा इसका स्लोप बनेगा, ये ब्रॉड स्लोप बनेगा। फ्लूइड लावा फ्लो होगा ये, ठीक है, तरल होगा तो बहेगा ये, ठीक है। दूसरा कंपोजिट वॉल्केनो बहुत ऊपर तक जाता है, सिमेट्रिकल, ये कोण की तरह बनाता है, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होगा, इरप्शन इसमें ज़्यादा होगा, एक्सप्लोसिव इरप्शन होगा। लावा डोम्स की बात करें तो स्मॉल विथ स्टीप स्लाइड्स, स्टीप स्लाइड्स बहुत खड़ी ढाल होगी इसकी, स्टीप साइड्स होंगी, बट ओट्स विस्कियस लावा होगा इसका, ठीक है। इसको कहते हैं डोम के आकार का हो जाता है, इसलिए इसको डोम, लावा डोम कहते हैं। सिंडर कोन क्या होता है, तो स्मॉलेस्ट होगा, साइलेंट सिंगल वेंट होगा, और इरप्ट सिंडर्स, तो यहाँ पे एक गोल सी आकृति बन जाती है, ठीक है, वेंट पे, तो उसको सिंडर्स बोलेंगे। तो एसेज और रॉक्स इन सारे इससे निकलते हैं, तो इसके लिए इसको सिंडर कोन्स कहते हैं, ठीक है। आगे मैं आपको दिखाता हूँ ये देखिए वॉल्केनो का। मैं क्या करता था, ऐसे नोट्स बना लेता था, मैंने यहाँ पे एक ऐड किया है। जैसे मान लीजिए वॉल्केनो को अगर हम बांटें, उसमें से कौन कौन से एलिमेंट्स निकल रहे हैं, कौन कौन से इरप्ट, कौन कौन सी चीज़ें इरप्ट हो रही हैं, तो सबसे पहले निकलता है गैस, जो कि 60 से 80% होता है, जिसमें का सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, वाटर वेपर भी निकलता है। डस्ट की बात करें, डस्ट और धूल कण 0 अब देखो ये एक बार पूछा था कि एस और कोल एस 0.05 से लेके 4 mm तक ये पूरा होता है। इसको हम इग्निंग ब्राइट कहते हैं। इग्निंग ब्राइट आपको देखने को मिल जाएगा न्यूजीलैंड में। और जो डस्ट और धूल के कण होते हैं उनका जो साइज़ होता है कण का, वो होता है 0.05 mm से कम। ओके, तीसरा जो इसमें पाया जाता है वो आता है लिपारी, जिसको ब्रेशिया कहते हैं। 32 मिलीमीटर तक, 32 मिलीमीटर तक जब कण का साइज होता है, पार्टिकल्स का साइज होता है, तो उसको हम कहते हैं ब्रेशिया। और उससे अगर बड़ा हो तो उसको कहते हैं बम। तो ये नाम आप याद रख सकते हैं, ब्रेशिया क्या है, बम क्या है, इग्निंग ब्राइट क्या है, ठीक है। इसी तरह लावा, अब जो लावा निकल रहा है उसके बेसिस पे 4 तरह की, एसिडिक, मीडियम, बेसिक, अल्ट्रा बेसिक, 4 तरह के लावा हैं। तो जिस लावा में सिलिकॉन की मात्रा अधिक होगी, इसका मतलब सिलिकॉन कहाँ पे है, क्रस्ट में सबसे अधिक है, इसीलिए उसको सियाल बोलते हैं। तो ये क्या होगा, क्रस्ट में सर्वाधिक होगा। टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि अर्थ के ऊपरी भाग में है इसीलिए टेम्परेचर कम होगा। चिपचिपा होगा, गाढ़ा होगा, ठीक है। दूसरा जो है वो है मीडियम, जो मीडियम गहराई से आ रहा होगा। सॉरी, मीडियम मतलब एसिडिक और बेसिक दोनों का बीच का जो होगा वो एंडीसाइटिक कहलाएगा। नाम याद रखेंगे आप, एंडीसाइटिक, जो मध्यम गहराई से आता है, इसकी मीडियम हाइट होती है, ठीक है। बेसिक की बात करें तो सिलिकॉन की मात्रा कम होगी। सिलिकॉन पे ही डिपेंड करेगा कि बेसिक है कि एसिडिक है। तो सिलिकॉन की मात्रा कम है मतलब बेसिक है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा क्योंकि सिलिकॉन नहीं है तो नीचे से आ रहा है, तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा। जल्दी ठंडा होगा सरफेस पे आके। पतले होंगे बेसाल्टिक लावा, क्योंकि पतला इसीलिए जल्दी ठंडा हो जाएगा। ये गाढ़ा है तो जल्दी ठंडा नहीं होगा, ठीक है। ये जो बनाता है बेसाल्टिक लावा, ठीक है, फैलता है, ये पतला होता है इसीलिए फैल जाता है, और ये पठार बना लेता है, प्लेट्यूज बना लेता है, ठीक है। सो ये होते हैं लावा के टाइप्स। इसी तरह टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज ऑन द बेसिस ऑफ
मटेरियल्स के बेसिस पे भी बहुत टाइप्स हैं, जैसे फ्यूमेरल हो जाएगा, सोल्फ तारा हो जाएगा, म्यूफिटे हो जाएगा, गेसर हो जाएगा, गेजराइड हो जाएगा। तो फ्यूमेरोल किसको कहते हैं? SO2, कार्बन डाइऑक्साइड, CO, इन सब का केवल धुआं निकलता है, धुआंरा, इसीलिए उसको फ्यूमेरोल कहते हैं। सोल्फ तारा किसको कहते हैं? सल्फर की मात्रा सर्वाधिक होती है, उसको सोल्फ तारा कहेंगे। म्यूफेटे जो होता है वाटर वेपर इसमें अधिक होता है। गेसर्स जो होते हैं वो हॉट वाटर निकलता है इनसे। गेजराइट जो होता है वो हॉट वाटर के साथ साथ कीचड़ भी निकलते हैं, ब्राउन, रेड, येलो कलर के कीचड़ निकलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। टाइप्स, नेचर ऑफ, अब देखो ये जो चीज़ है आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए भी मैंने ऐड किया है। सो इसको आप याद रखेंगे। ये जो है क्या याद रखना है इसमें आपको? 3 टाइप्स के हैं, एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट। ठीक है, वेट अ मिनट, एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट। सो एक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो एक्टिव में आपको किलामू, स्ट्राम्बोली, कोटोपैक्सी, ओजोल डे सिलाडो, इन चारों की जगहों का भी मैंने नाम लिख दिया ताकि आपको ये याद कर लें। इन चारों आपको याद ही करने हैं। किलामू जो है हवाई आइलैंड पे पाया जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा एक्टिव है। स्ट्राम्बोली की बात करें तो मेडिटेरेनियन सी में देखा जाता है, और जो वहाँ के नाविक होते हैं उसकी वजह से अपना डायरेक्शन तय करते हैं, इसलिए उसको लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी भी कहा जाता है स्ट्राम्बोली को। कोटोपैक्सी की बात करें तो इक्वाडोर में स्थित है, ये दक्षिण अमेरिका में। कोटोपैक्सी एक्टिव वोल्केनो है। उसी तरह ओजस डेल सलाडो जो है वो दक्षिण अमेरिका में भी सिचुएटेड है, जो कि हाईएस्ट वोल्केनो, सबसे ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, सो एक्टिव में आपको ये 4 नाम याद ही रखने हैं, किलामू, स्ट्राम्बोली, कोटोपैक्सी और ओजस डेल सलाडो। दूसरा डोरमेंट, डोरमेंट मतलब प्रसुप्त, हिंदी मीडियम वालों के लिए प्रसुप्त मतलब जो कभी कभी 200, 400, 1000 साल बाद कभी उद्गार हो जा रहा हो, वल्केनिक इरप्शन हो जा रहा हो, तो उसको हम डोरमेंट या प्रक्षुप्त बोलते हैं। उसमें आपको याद रखना है विशुवियस, बैरन और किलिमंजारो, 3 नाम। विशुवियस जो है वो मेडिटेरेनियन सी में देखने को मिलेगा, बैरन और नारकोडम ये दोनों आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे। बैरन आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, किलिमंजारो की बात करें तो अफ्रीका में देखने को मिलेगा। सो ये जो थे वो प्रसुप्त थे, डोरमेंट थे। तीसरा जो एक्सटिंक्ट है, एक्सटिंक्ट मतलब जो कि मर चुका हो, जैसे को सुल्तान हो गया, देवबंद हो गया जो कि ईरान में है, ये जो है वो एक्सटिंक्ट है। उसके बाद एक अंकागुआ साउथ अमेरिका में, पोथा म्यांमार में, ये जो है एक्सटिंक्ट है। तो इस घेरे में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी टाइप्स हैं, वो आपको याद रखने हैं, किस देश में हैं, कहाँ पे स्थित हैं, ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। तो मैं आपको यही दिखा रहा हूँ कि मैं ऐसे नोट्स तैयार करके कर लेता था तैयार। सो आप भी ऐसे कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। सो ये आप देख सकते हैं मैंने सॉइल हॉरिजन का भी ऐसे ही नोट्स बना के तैयार किया था। अभी मैं आपको सॉइल हॉरिजन पढ़ाऊँगा तो आपको इसमें दिख जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे जो फॉल्ट होते हैं, फोल्ड होते हैं, इन सारी चीज़ों को मैंने देखा था। ठीक है, सो अब आते हैं फोल्ड्स एंड फॉल्ट्स पे। फोल्ड एंड फॉल्ट्स, फोल्ड क्या होता है? रिजल्ट फ्रॉम द कंप्रेशन ऑफ रॉक्स एट कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। मतलब मान लीजिए ये एक रॉक ये है, एक रॉक ये है, अगर इन दोनों के बीच ऐसे फोर्स लग रहा हो तो क्या होगा? ये बीच में ऐसे 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 उठ जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है कंप्रेशन की वजह से कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे क्या बनता है? उससे फोल्ड्स बनते हैं। अब फोल्ड्स कितने टाइप्स के हैं? बहुत टाइप्स के हैं। मेनली इसमें 2 टर्म आपको जो याद रखने हैं वो है एंटीक्लाइन, जो कि ये उठा हुआ भाग है उसको एंटीक्लाइन, और ये जो नीचे वाला भाग है इसको बोलते हैं सिंक्लाइन। ठीक है, इतना याद रख लेंगे आप। इस पे जो ये एक्सिस बन रहा है उसको बोलते हैं एक्सिस प्लेन। अब देखिए टाइप्स की बात करें अगर हम, तो सिमेट्रिकल फोल्ड। सिमेट्रिकल फोल्ड मतलब ये जो आप देख रहे हैं दोनों तरह का जो ये इसकी भुजा है, ठीक है, जो ये दोनों का आर्म्स है, ये दोनों सेम एंगल पे जब झुके हुए हों तो उसको कहेंगे सिमेट्रिकल फोल्ड। ठीक है, असिमेट्रिकल फोल्ड जस्ट उसका अपोजिट, सेम एंगल पे नहीं झुके होंगे। अगर मान लीजिए ये झुका हुआ है 60 डिग्री तो ये हो जाएगा 40 डिग्री, ऐसा करके। इसकी बात करें ओवरफोल्ड, ओवरफोल्ड मतलब बहुत ज़्यादा एक पे झुक गया। ठीक है, ये और ये एक दूसरे पे, दूसरा वाला एक पे झुक गया है। चौथा रिकम्बेंट फोल्ड। रिकम्बेंट फोल्ड में क्या होता है? पूरी तरह से क्या होते हैं? एक दूसरे के समानांतर हो जाते हैं। ये पहला फोल्ड था, ये दूसरा फोल्ड था, एक दूसरे के समानांतर हो गए, पैरेलल हो गए। ठीक है, तो इसको कहते हैं रिकम्बेंट फोल्ड। इससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आई थिंक।
एक होता है मोनोक्लाइनल। मोनोक्लाइनल क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर ये आपका बीच का एक्सिस है और ये एक आर्म्स है, तो दूसरा आर्म्स कैसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था। लेकिन अगर ऐसे हो के ऐसे ही हो जाए, 90 डिग्री का कोण बना ले, तो इसको कहते हैं मोनोक्लाइंस। ठीक है, सो इतना है आपका फोल्ड। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, बस इसके टाइप्स याद रखेंगे आप, कौन कौन से कैसे क्या कहलाते हैं। फॉल्ट की बात करें तो फ्रैक्चर्स इन द अर्थ क्रस्ट वेयर मूवमेंट हैज़ अकर्ड, तो ये हो जाते हैं आपको फॉल्ट। फॉल्ट में भी टाइप्स आप देख लेंगे, 3 तरह के होते हैं। एक होता है नॉर्मल फॉल्ट, एक होता है रिवर्स फॉल्ट और एक होता है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। तो नॉर्मल फॉल्ट में क्या होता है, एक दूसरे से ये ऐसे दूर जा रहे हैं, तो टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स में नॉर्मल फॉल्ट ये हो जाएगा। एक दूसरे के पास आ रहे हैं, ये देखिए पास आ रहे हैं और उठ रहे हैं, तो इसको कहेंगे रिवर्स फॉल्ट। इसमें क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट। इसमें क्या होता है, कन्वर्जेंट। स्ट्राइक में क्या होता है, अगल बगल जा रहे हैं। ठीक है, प्लेट्स अगल बगल मूवमेंट कर रही हैं। सो ये है फॉल्ट्स के टाइप्स। 3 टाइप्स बेसिकली बस आपको याद रखने हैं। कॉज्ड बाय एक्सटेंशनल फोर्स, इसमें डाइवर्जेंट बाउंड्रीज पे होती हैं। इस पे क्या होती हैं, कंप्रेशनल फोर्स में कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पे होती हैं। स्ट्राइक स्लिप में लेटरल मूवमेंट होता है, जैसा कि मैंने आपको प्लेट। तो अब बात करते हैं सॉइल होरिजन की। सॉइल होरिजन बेसिकली क्या होता है, लेयर्स होते हैं सॉइल के। इसमें मेनली जो है 5 तरह की या 6 तरह की लेयर्स होती हैं। ठीक है, बहुत जगह 5, बहुत जगह 6 ऐसे बताया जाता है। ठीक है, सो सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है वो होता है ऑर्गेनिक लेयर, यानी कि ओ। दूसरा जो होता है वो होता है ए, टॉप सॉइल जिसको कहते हैं। तीसरा जो होता है इलुविएशन लेयर। चौथा बी सॉइल, जिसको हम सब सॉइल भी कहते हैं। और उसके बाद आता है आपका पेरेंट रॉक्स, जिसको सी भी कहा जाता है, सी लेयर। और ये लास्ट वाला आता है और मतलब बेड रॉक, जो कि सबसे ओरिजिनल रॉक, अनवेदर्ड रॉक जो होता है, पेरेंट रॉक जो होता है। ठीक है, इसको कैसे समझेंगे, ये देखिए। मैंने इसको जब पढ़ा था, देन मैंने इसको ऐसे बना लिया था। ओ मतलब क्या होता है, इसको समझिए। ओ मीन्स ऑर्गेनिक, जो कि ऑर्गेनिक मैटर से बना हुआ है। अब ऑर्गेनिक मैटर से बना हुआ मतलब डिकम्पोज होगा तो क्या होगा, ह्यूमस इसमें पाया जाएगा। ठीक है, दूसरा आता है ए, यानी कि टॉप सॉइल। टॉप सॉइल जो है वो ह्यूमस होगा, उसमें मिनरल्स पाए जाएंगे। सॉफ्ट होता है, पोरस होता है, जो कि सबसे ऊपर है, यानी कि पानी को क्या होता है, शोषित कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है। हाउस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हाउस भी इसको कहा जाता है, टॉप सॉइल को। ठीक है, उसके बाद आता है आपका बी। बी के ऊपर ही ये जो ई वाला लेयर है, जिसको हम इलुविएशन लेयर कहते हैं। इलुविएशन लेयर मतलब वहाँ से लीचिंग होगी। लीचिंग मतलब वहाँ से नीचे आएगी रिस के पानी वगैरह, पानी मिनरल सब नीचे आएंगे, इसीलिए इसको इलुविएशन लेयर कहा जाता है। ठीक है, तो इलुविएशन लेयर के बाद आता है आपका बी लेयर, जिसको हम सब सॉइल के नाम से भी जानते हैं। सब सॉइल जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, हार्डर होता है, मोर कॉम्पैक्ट होता है टॉप सॉइल से। ठीक है, बी से। और इसमें क्या होगा, लेस ह्यूमस होगा। अब चूँकि ज़्यादा ह्यूमस ए वाले में है, ए से ई में आया। ठीक है, ए से बी में आया, तो इसमें थोड़ा सा ह्यूमस हो गया। ठीक है, मोर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी इसमें ज़्यादा होती है, यानी कि बी वाले लेयर में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीसरा आता है आपका सी होरिजन। सी होरिजन क्या होता है, ये जो बी के नीचे है, जो सी वाला होरिजन है, ये वाला होरिजन, इसको हम कहते हैं वेदर्ड रॉक पार्टिकल्स। यहीं से जो है, ये बोला जाए तो ओरिजिनल जो था वो यही था, यहीं से वेदर्ड हुआ, टूटा फूटा, तब जाके सॉइल बना है। तो सबसे ओरिजिनल ये है, वेदर्ड रॉक पार्टिकल्स इसमें पाए जाते हैं सी होरिजन में। उसके बाद इसके नीचे जो आता है वो आता है आर होरिजन, जिसको बेड रॉक भी कहते हैं, अनवेदर्ड रॉक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इसको ऐसे याद रखा था। तो 2 टर्म एक और है इसमें, इलुविएशन और इलुविएशन। इसमें ई है और इसमें आई है। इलुविएशन जिसमें ई है, उसका मतलब वहाँ से लीचिंग हो रहा है। ठीक है, और आई जिसमें है एलुविएशन, उसको हम कहेंगे जहाँ पर वॉश आउट हो रहा है, जहाँ पे लीचिंग हो रहा है। मतलब इलुविएशन से वॉश आउट जो मटेरियल्स हैं वो रिस के नीचे आ रहे हैं, जैसे बी वाले में आ रहे हैं, तो हम बी वाले को क्या बोल रहे हैं, इलुविएशन बोलेंगे। ठीक है, आई ये बोलेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। जहाँ से रिस के आ रहा है उसको इलुविएशन ई वाला, और जहाँ पे आ रहा है उसको हम इलुविएशन आई वाला बोलेंगे। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। फोल्ड फॉल्ट हो गया, टाइप्स ऑफ फॉल्ट।
फॉर्मेशन ऑफ रिगोलिथ। ओके, सॉइल हॉरिजन मैंने आपको बता दिया। सॉइल का कंपोजिशन देख लेते हैं एक बार। सॉइल का कंपोजिशन देखेंगे तो लिथोस्फीयर से खनिज पदार्थ लेता है, मिनरल्स लेता है, हाइड्रोस्फीयर से वाटर लेता है, एटमॉस्फेयर से एयर लेता है, बायोस्फीयर से ऑर्गेनिक मैटर्स लेता है। तो इन चारों का कंपोजिशन होता है मृदा। ठीक है, सॉइल। सॉइल जो है वो स्टडी ऑफ सॉइल क्या कहलाती है? पेडोलॉजी कहलाती है। रिलेशनशिप बिटवीन सॉइल और प्लांट्स, ये याद रखेंगे, प्लांट्स और सॉइल के बीच जो रिलेशनशिप है इसको जो बताता है वो होता है इडेफोलॉजी। ओके, इडेफोलॉजी। आगे देखते हैं। अब देखो 45% इसमें क्या पाए जाते हैं? मिनरल्स पाए जाते हैं, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। 5 से 12% जैविक पदार्थ जो कि मृत जीवों के अवशेष से बनते हैं। ठीक है, वो पाए जाते हैं। उसके बाद 15 से 25% तक लगभग, मतलब आधा आधा बोल सकते हैं, 25% ये 25% ये वाटर और एयर। तो ऐसे इसका कंपोजिशन होता है। यहाँ पे एक चीज़, जो जैविक पदार्थ यानी कि जो जैविक पदार्थ से पाए जा रहे हैं मृत जीव, यानी कि जो मरे हुए जीव हैं उनके जो अवशेष हैं, जो फॉसिल्स हैं, वो विघटित होंगे और वियोजन होगा उनका, यानी कि डिकम्पोज होंगे वो। उससे बनेगा क्या? ह्यूमस। और सड़े गले जीव जंतुओं के अवशेष से क्या बनता है? ह्यूमस। तो वही बता रहा है यहाँ पे। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे क्या है? एक्टिनोमाइसिटीज़। ये क्या है? एक्टिनोमाइसिटीज़। जो मिट्टी की जो आप खुशबू देखते हैं, बारिश आता हो तो आप देखेंगे कि मिट्टी महकता है। ठीक है, तो जो मिट्टी की जो महक होती है, जो पेट्रीकोर उसको कहते हैं, वो किसकी वजह से होता है? एक्टिनोमाइसिटीज़। ये जीव जो है इसकी वजह से होता है, मृत जीव एक्टिनोमाइसिटीज़। तो ये भी मरते हैं ये सब इसमें, तो इसकी वजह से भी मिट्टी बनती है। ठीक है, सो ये है आपका मिट्टी का पूरा चैप्टर। हालांकि मैंने रिवाइज करा दिया, इसमें आप पढ़ सकते हैं। वो हॉरिजन में क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, ह्यूमस, मिक्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड मिनरल्स होते हैं ए हॉरिजन में, जिसको टॉप सॉइल बोलते हैं। बी हॉरिजन सब सॉइल में रिच मिनरल्स होते हैं जो कि लीच्ड होते हैं। सी हॉरिजन में क्या होता है? वेदर्ड पेरेंट मटेरियल्स होते हैं। आर हॉरिजन में क्या होता है? बेडरॉक बीनीथ द सॉइल। सो ऐसे करके सॉइल हो गया आपका पूरा। तो मैंने आपको यहाँ पे करा दिया कितने टॉपिक? सबसे पहला अर्थ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन पढ़ा दिया। ठीक है, रॉक क्लासिफिकेशन पढ़ा दिया, अर्थक्वेक पढ़ा दिया, वोल्केनो पढ़ा दिया, सॉइल पढ़ा दिया, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ा दी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पढ़ा दिया। ठीक है, उसके बाद फॉल्ट और फोल्ड पढ़ा दिया, फोल्ड और फॉल्ट पढ़ा दिया। ठीक है, तो मेनली जो है जियोमॉर्फोलॉजी में ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने बस आपको एक गो थ्रू कराया नॉर्मली सा, चूँकि आपने इसको कहीं ना कहीं पहले तो पढ़ा ही होगा। तो अब जो कराने जा रहा हूँ मैं वो है आपका MCQs, जो कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते हैं। 100 MCQs हैं, आपको करने ही होंगे, क्योंकि जियोमॉर्फोलॉजी में जो क्वेश्चन आते हैं मेनली वहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं अब MCQs को।